हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2024 के क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे इस प्रश्न पत्र को लगभग कंप्लीट देख लिया था, कैसे आपके प्रश्न आते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उनमें काफी फोकस करना है। ठीक है, आपके डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, और यहाँ पे आपके जो है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं डेफिनेशन बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, वो भी यहाँ पे आपके होते हैं। यानी आपको हर तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे देखना है। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो न्यूमेरिकल के केस में आपको एनसीईआरटी के जो आपके एग्जाम्पल्स है उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल भी आपने देखा काफी अच्छे प्रश्न यहाँ पे बने। तो हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर में देख लिया था निर्देश, और प्रश्न भी हमने 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले देख लिए थे। ठीक है, ये हमने देख लिया था, देखा था किस प्रकार से आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि 4 मार्क्स के प्रश्न कैसे आते हैं, केस स्टडी आपका किस प्रकार से आता है, ये हम अब देख लेंगे थोड़ा सा, और फिर आपके जो प्रश्न है उन्हें सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए प्रश्न संख्या 24 यानी 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 24th क्वेश्चन कैसा है आपका, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से दिया है, और ये आपका आंतरिक विकल्प वाला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, ठीक है, पॉइंट चार्ज की जो सिस्टम है वो क्या होती है, उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको इसको डिफाइन करना है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस आर शोन इन फिगर। और फिर क्या कहा गया है कि आपको डिराइव भी करना है। तो आप देख सकते हो कि 4 मार्क्स का यहाँ पे प्रश्न है। आपसे क्या कहा है कि जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आप क्या समझते हो, यानी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बारे में लिखना है, क्या है वो, क्या है उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर इसे डिराइव करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 4 मार्क्स के प्रश्न में आपसे थ्योरी भी पूछी गई है, डेरिवेशन भी पूछा। इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक का थ्योरी भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए और डेरिवेशन। अब फिगर भी दिया है, ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रश्न है। अब इसमें जो आपका आंतरिक विकल्प है, विकल्प में जो आपका दूसरा प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, ये रहा। क्या है प्रश्न, क्या कहा गया है, संधारित्र किसे कहते हैं, यानी कैपेसिटर क्या होता है। सबसे पहले आपसे पूछा है कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर के बारे में बताना है, फॉर्मूला बताना है, क्या होता है, वर्किंग आप बताएंगे। 4 मार्क्स का प्रश्न है, सब चीजें आप बताएंगे। फिर है, डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन फॉलोइंग कंडीशन। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, और कुछ कंडीशन दी है, इन कंडीशन में आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, यानी थ्योरी प्लस डेरिवेशन। पहला है, जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात है, यानी जब प्लेटों के बीच में क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, इस केस में आपका जो फॉर्मूला होगा वो आपको डिराइव करना है। सेकंड पार्ट है, जबकि संधारित्र के प्लेटों के बीच का माध्यम के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत है, यानी जब मीडियम जो है दो प्लेटों के बीच में वो कैसा है, ऐसा है कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है। इस केस में भी बताना है। जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम कोई धातु, क्या कहा है कि जो संधारित्र है, जो कैपेसिटर है, उसके बीच में कोई धातु रखी गई। When medium between plates of a capacitor is some metal। तो आप देख सकते हैं पहले थ्योरी देनी है, 3 कंडीशन है, उसके बेस में आपका डेरिवेशन होगा।
25वां प्रश्न भी आपका आंतरिक विकल्प वाला प्रश्न है। प्रश्न है N1 N2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों के अलग करने वाले गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। यानी यहाँ पे आपको बताना है, जो है आपको स्फेरिकल सरफेस दी गई है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 दिया गया है। इसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव, ये प्रश्न नंबर 25। और ये प्रश्न भी आपका आंतरिक विकल्प में है। और में क्या पूछा गया है, कैसग्रेन परावर्ती दूरदर्शी की व्याख्या व्यवस्था आरेख खींची। यानी आपको कैसगेरियन जो आपका रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है उसके बारे में आपको बताना है। उसका पहले आपको जो है डायग्राम बनाना है, कैसा वो बनता है। आधुनिक दूरदर्शियों में अभी दृश्य के रूप में लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो हमारे आजकल के दूरदर्शी होते हैं उसमें हम लेंस की जगह जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपको पहले डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बारे में आप लिखेंगे। 4 मार्क्स का प्रश्न है, तो डायग्राम नहीं, इसके डिस्क्रिप्शन भी आपको देना है, इसके बारे में बताना है, इसके अलग अलग पार्ट्स, थोड़ा सा किस तरीके से कार्य करता है। इसके बाद जो सेकंड प्रश्न है उसका रीजन आपको, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना। अगला 26वां प्रश्न जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 26वां प्रश्न जो है आपका आखिरी प्रश्न है और ये क्या है आपका केस स्टडी में है, केस स्टडी है। तो ये आपका प्रश्न 26वां हम देख लेते हैं, केस स्टडी वाला प्रश्न है। किस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाता है ये हम देख लेते हैं। प्रश्न में यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, एक अनुच्छेद दिया, उसे आपको पढ़ना है। उसके बेस में जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर देने, ठीक है। केस स्टडी का प्रश्न है। तो क्या कहा गया है, एम्पियर का परिपथीय नियम तथा बायट सावर्ट का नियम भिन्न नहीं है, ठीक है। दोनों ही नियम विद्युत धारा तथा चुंबकीय धारा के संबंध व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है कि एम्पियर और जो एम्पियर का जो नियम है और बायट सावर्ट है, दोनों क्या है, दोनों अलग नहीं है। दोनों क्या करते हैं कि जो आपकी करंट है और मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का संबंध स्टैब्लिश करते हैं तथा दोनों ही स्थायी विद्युत धारा के समान भौतिक परिमाणों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, भौतिक परिमाणों को भी व्यक्त करते हैं। जो संबंध एम्पियर के नियम तथा बायट सावर्ट नियम के बीच है, ठीक वही संबंध गॉस नियम और कूलम नियम के बीच है। उन्होंने क्या कहा कि जैसा एम्पियर के नियम और बायट सावर्ट के बीच में संबंध है, वैसा ही गॉस और कूलम के बीच में है। एम्पियर का नियम तथा गॉस का नियम दोनों ही परिरेखा तथा परिपृष्ठ पर किसी भौतिक राशि का संबंध किसी अन्य भौतिक राशि जैसा अंतः क्षेत्र में उपस्थित स्रोत के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, एक पैसेज दिया गया है, उसके बेस में आपको प्रश्न यहाँ पे बता और जो है सॉल्व। Ampere's circular law is not new content for Biot-Savart law. Both relate the magnetic field and the current, and both express for same physical consequences of a steady electric current. Ampere's law is to Biot-Savart law what Gauss law is to Coulomb's law. Both Ampere law and Gauss law relate a physical quantity on the periphery or boundary, magnetic or electric field, to another physical quantity, namely the source in interior, that is current or charge. ठीक है। तो ये आपके पास हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको पैसेज दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं, ये 4 प्रश्न है, एक मार्क्स के हैं, 4 है, 3 है, 3 प्रश्न एक मार्क्स के हैं और इनको इसके बेस में आपको सॉल्व प्रश्न देख लेते हैं कैसे प्रश्न है। तो यहाँ पे हम केस स्टडी से समझ सकते हैं कि आपको जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते। पहला प्रश्न है राइट एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी यहाँ पे आपको एम्पियर का परिपथीय नियम बताना है। स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर्मूला। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम तथा बायट सावर्ट का नियम दोनों का उपयोग किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोनों नियम के मुख्य अंतर बताइए। देखिए यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ और बायट सर्किट लॉ जो है इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना। दोनों का यूज कहाँ हो रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट के कारण प्रोड्यूस होती है, वहां पे इन दोनों का यूज होता है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपने टॉपिक की अच्छे से नॉलेज भी होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर। आखिरी प्रश्न जो है केस स्टडी का, ठीक है, वो है A long straight wire of circular cross section radius is carrying steady current I। क्या कहा गया, एक लंबी तार है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार, रेडियस ए है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। और जो ये धारा है ये पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटी है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड बतानी है P बिंदु पर, जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है, ठीक है, और सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उस, यहाँ पे R जो होगा वो बड़ा होगा A से, और ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो टॉपिक्स है उनकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के जो प्रश्न है इन्हें सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो आई होप आप अभी हमने क्या किया है, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र देख लिया है, कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके के प्रश्न हैं, आपको किस किस प्रकार के प्रश्न जो है पे ध्यान देना है तैयार, ठीक है। तो ये आपका जो आखिरी प्रश्न है इसे आप नोट करेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, ठीक है, जहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों, हमारा जो प्रश्न पत्र है वो हमने देख लिया है, किस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र आता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रश्नों की, जो कि आपके इस आपका प्रश्न पत्र है, के कुछ प्रश्नों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम मल्टीपल चॉइस लेंगे, देखेंगे किस प्रकार के आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते। सबसे पहले हम आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका क, पहले का कब, जिसे हमने देखा था आपके पहले प्रश्न में अलग अलग खंड हैं, एक एक मार्क्स के खंड है और बहुविकल्प। पहले प्रश्न की बात करते हैं। दिख स्थान में किसी बिंदु पर इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। The electrostatic force experienced by a unit positive charge at a point in space is what? क्या कहा गया है कि एक स्पेस है, स्पेस है, वहां पर जो है कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है। किसी दिख स्थान पर वो क्या करता है, स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है। तो ये जो स्थिर विद्युत बल का वो अनुभव करता है, इसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके जो विकल्प हैं, ऑप्शंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से है। पहला है वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा है वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा है वैद्युत आकाश यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक एक करके हम इन जो आपके चार विकल्प दिए गए हैं इनको हम देखते हैं। सबसे पहला है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? आप ये जानते हैं कि जैसे ही हम कमरे का स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करने लग जाता है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिस कारण जो है हमारे जो इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स वो चलने लग जाते हैं, या हमारा जो बल्ब है वो ऑन जाता है, दीप्त हो। यहाँ पे हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट आवेशों का प्रवाह है, आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा क्या है? आवेशों का जो है प्रवाह यानी फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, किसी सर्किट में चार्ज का फ्लो, ठीक है। जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो चार्जेस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूनिट या इकाई आवेश को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो एक इकाई आवेश हम यहाँ पे लेके आए और हम इसके पास लेके आए और यहाँ पे क्या हुआ, इसने रिपल्शन महसूस किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो
चार्ज है ये भी आपका पॉजिटिव है और जो हमारे यूनिट चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज। दोनों को पास पास लेके आए, थोड़ा एक दूसरे के एरिया में लेके आए तो क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण। इसी तरीके से मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज था, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए इसके एरिया के पास, यहाँ पे हमें क्या महसूस हुआ, अट्रैक्शन यानी आकर्षण। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इस आवेश के पास में या उसके साइड के जो उसके पास पास का जो क्षेत्र है वहां पर हम इकाई आवेश को लेके आए, जिस कारण इकाई आवेश ने प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव किया पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जिस जगह पर जिस फील्ड पर, ठीक है, जिस क्षेत्र पर हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को महसूस किया, यानी बल को महसूस किया। आकर्षण प्रतिकर्षण क्या है, बल है, एक प्रकार का फोर्स है। तो यहाँ पे यूनिट चार्ज ने क्या किया है, इसको अनुभव किया है, एक क्षेत्र में आके, एक फील्ड में आके इसको अनुभव किया है, इसको महसूस किया है। और यहाँ पे इस क्षेत्र को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर दूसरे आवेश को लाने के कारण जो है आवेश, दोनों आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी एक बल का अनुभव करते हैं, वह क्षेत्र आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है, जो है आवेशों का प्रवाह है। इलेक्ट्रिक करंट आवेशों का प्रवाह, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास का क्षेत्र जहां पे दूसरा आवेश क्या करेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। चौथा है आपका वैद्युत आकाश या इलेक्ट्रिक स्पेस, यानी वह क्षेत्र जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है, इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, वैद्युत विभव। तो जब हम वैद्युत विभव की बात करते हैं तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मान लीजिए कोई आवेश है किसी जगह, प्लस क्यू चार्ज है इसका, हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया इंफिनिटी से यहाँ इसके पास। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब हम इसे लेके आए, ठीक है, इसके पास लेके आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक फोर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है, एक फोर्स या बल का अनुभव किया। ठीक है, किसने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, जब हम यहाँ पे स्पेस में लेके। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपका स्थिर विद्युत बल है, जिसको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में इस बिंदु पर आने के बाद अनुभव किया, और इसके कारण क्या हुआ, इस पर कुछ कार्य हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन द स्पेस। और इस फोर्स के कारण क्या होता है, इस पे कार्य किया जाता है, इस पर कार्य किया जाता है, क्योंकि आपका विद्युत विभव कहलाता है। तो यानी अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी वैद्युत विभव। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू का एसआई मात्रक है, द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपकी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर है उसका मात्रक क्या है। पहला है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, दूसरा है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, तीसरा है मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, चौथा है मीटर स्क्वायर वोल्ट स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। अब अगर हम मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अफवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर अफवाह वेग की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और विद्युत क्षेत्र की होती है V बाय एम। तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है, V इनवर्स, ठीक है, V इनवर्स एस इनवर्स, एम स्क्वायर V इनवर्स एस इनवर्स, ठीक है। तो यानी आपका आंसर होगा यहाँ पे से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड एम स्क्वायर V इनवर्स एस इनवर्स, नोट कर लीजिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है किसी श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपसे कहा है कि एलसीआर सर्किट में जो अनुनाद आवृत्ति है वो इनमें से किसके ऊपर निर्भर करती है? पहला है आर बटा एल सी, दूसरा है एल बटा सी, तीसरा है 1/रूट एलसी और चौथा है 1/रूट आर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/रूट एलसी पर निर्भर करती है। यानी आपका आंसर होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनुनाद आवृत्ति बराबर 1/रूट एलसी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, जहाँ पे एल क्या है आपका इंडक्टेंस और सी क्या है कैपेसिटेंस, ठीक है, और ये आपका ओमेगा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग चिकित्सा विज्ञान में कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? Which of the following electromagnetic wave is used in medical science to destroy cancer cells? ऑप्शन है आपके, पहला है विजिबल वेव्स यानी दृश्य तरंग, दूसरा है इंफ्रारेड वेव्स अवरक्त तरंग, तीसरा है गामा वेव्स गामा तरंग और चौथा है माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने की, तो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपका कौन सी वेव का उपयोग किया जाता है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर है गामा तरंग, गामा रेज का उपयोग किया जाता है जो आपके कैंसर सेल है उसे खत्म करने। तो आप आंसर लिखेंगे थर्ड गामा रेज यानी गामा तरंग। ठीक है, नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है किसी वैद्युत परिपथ में मूल रूप से गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कहा गया है कि परिपथ है उसमें हमने गैल्वेनोमीटर का यूज किया है। अब इस गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है ये आपसे पूछा गया। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट गैल्वेनोमीटर इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज यूज्ड टू। पहला है धारा को संसूचित करने के लिए, डिटेक्ट द करंट, यानी करंट को डिटेक्ट करने के लिए करंट है या नहीं सर्किट में। दूसरा है धारा को मापने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, यानी करंट कितना फ्लो हो रहा है ये देखने के लिए। तीसरा है वोल्टता को मापने के लिए, मेजर द वोल्टेज, वोल्टेज को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या प्रतिरोध को मापने के लिए यानी टू मेजर द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करंट को मेजर करने की, तो आप ये जानते हैं करंट को एमीटर नाम का जो युक्ति होती है, ठीक है, अमीटर नाम की जो युक्ति होती है यानी डिवाइस होता है, इसका उपयोग हम करंट या धारा मापने के लिए करते हैं। वोल्टेज को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। यानी वोल्ट मीटर एक ऐसा
ऐसी युक्ति है जिससे हम वोल्टेज को तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली आपका किसी भी सर्किट में माइन्यूट करंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है कि आपके सर्किट में करंट है या नहीं, और माइन्यूट करंट ही आपसे गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट यानी आपका होगा आंसर, लिखेंगे आंसर 1, धारा को संसूचित करने के लिए। यानी डिटेक्ट द करंट, ठीक है, नोट कर। तो बच्चों आज हमने जो आपका प्रश्न पत्र है 2024 का, उसे पूरी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ हम इसके जो है क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे। कुछ मल्टीपल जो आपके चॉइस क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे देखे। आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हों और आपने इन्हें नोट भी किया होगा। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।